Okay, so continuing with what we did yesterday. तो कल के लेक्चर में आपको याद होगा we saw what is the work done in splitting a bubble into n parts. हमारे पास एक बिग ड्रॉप था या बबल था, बिग ड्रॉप को n स्मॉल ड्रॉप में स्प्लिट करने के लिए हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, ये हमने कल देखा। और कल मैंने आपको लास्ट फ्यू मिनट्स में मैंने आपको एक न्यूक्लियस का एग्जांपल दिया था टू टेल यू व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। सिमिलरली मैंने वो क्यों बताया था, इट विल बी क्लियर टुडे, क्योंकि अगर हमारे पास एक ड्रॉप है और उसको स्प्लिट करना है ड्रॉप को, तो अगर हम एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं, we are not doing any external work to break the drop or to split the drop into n smaller drops, so the energy that is required, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा, that energy will come from within the drop. Okay, so there is loss of heat, मतलब there is cooling down। इसलिए जब आप लिक्विड को स्प्रे करते हो, इसलिए वो ठंडा हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू स्प्रे अ लिक्विड, तो बड़े ड्रॉप जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स देयर इज कूलिंग डाउन। तो what you can say is, if the work is not done, if the work to split the bigger drop into smaller ones, the bigger drop into smaller ones is not done, is not done by external agency, मतलब external force basically, by external force, then the internal energy is being used. Then the internal energy is being used. Sorry to write this in theory, but it is important, is being used, and hence there is drop of temperature, and hence there is fall of temperature. तो हमको ये कितना टेम्परेचर फॉल हुआ वो हमको निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा थीटा। तो आपको पता होगा कि लॉस इन थर्मल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप is equal to work done against the surface tension to split the drop into n parts. Work done against surface tension, against surface tension. Okay, and you must be knowing one thing, the energy that is released Q is equal to work done। लेकिन आपको ये पता होगा कि ये जो Q है that is measured in calories and work done is in joule, तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट J से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू ब्रिंग देम इन द सेम यूनिट्स। तो दिस J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और वर्क ऐसा बोल सकते हो। सो इट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देन you should also know this energy is given by mass of the drop, specific heat capacity of the drop into delta theta, where delta theta is change in temperature, and work done तो आपने कल ही देखा 4 पाई टी आर क्यूब, मतलब मैं वन ऑफ द फॉर्म्स लिख रहा हूँ 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर, जो हमने कल वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था। मैंने आपको बताया था कि आप सेम फॉर्मूला को पार्शियल टाइप में लिख सकते हो। दिस इज वन ऑफ दोस। वही है, क्या है, सरफेस टेंशन टू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन टी, चेंज इन एरिया क्या था, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वही है ये। ओके गुड। देन mass of the drop is nothing but volume into density into specific heat delta theta 4 pi t r cube 1 by r minus 1 by capital R. Okay, then what is volume of the drop? Spherical लिया है हमने, sphere लिया है ड्रॉप को। what is volume of a sphere? 4 by 3 pi r cube rho s delta theta equal to 4 pi t r cube 1 by r minus 1 by r। तो 4 pi r cube 4 pi r cube गया।
हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट डेल्टा थीटा, तो हम रीअरेंज कर लेंगे, हमको मिल जाएगा इंक्रीज और फॉल इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज 3t अपॉन जे एस डेंसिटी 1 by r minus 1 by capital R. So this is change in temperature when a bigger drop splits up into n number of smaller drops consuming its own internal energy, right? So when it consumes its own internal energy, this is what happens. All right, so next thing that we want to see is, बाकी तो अब मैंने कल बता दिया था कि आपको करना है, जैसे अब एक बड़ा ड्रॉप स्प्लिट होके एन स्मॉल ड्रॉप बन गए, वैसे इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है। व्हेन यू हैव एन ड्रॉप्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, तो उस केस में फॉर्मूलाज मोर और लेस सिमिलर बनते हैं, मोर और लेस। तो आई थिंक यू कैन वर्क इट आउट, वो आप कर सकते हो खुद से, तो आई डोंट नीड टू स्पेंड टाइम इन डूइंग दिस। सेम है, वॉल्यूम विल बी कॉन्जर्व्ड, तो वहां से आपको स्मॉल एन मिल जाएगा, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में, एंड देन द सेम थिंग, एनर्जी इज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो बस वही करके आप कर सकते हो, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट थिंग। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट टॉपिक इज लैपलास लॉ। लैपलास लॉ समझने से पहले यू शुड नो दैट अगर मेरे पास एक कॉन्केव सरफेस है, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, pressure on the concave side is always greater than the pressure on the convex side, मतलब P1 is greater than P2, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आप लैपलास लॉ की बात कर सकते हो। तो लैपलास लॉ बेसिकली आपको क्या बताता है, वो बोलता है कि लेट अस से वी हैव अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r, मतलब लैपलास लॉ गिव्स यू डिफरेंस ऑफ प्रेशर on the inner side of the drop and outer side of the drop. Okay, अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि let this drop expands, ये drop expand हो रहा है with a small amount delta r, so there is expansion, so radius is increasing. Okay, so radius is increasing, then this is inside, so pressure inside is pi, this is outside, pressure outside is po. Okay, तो ऑफ कोर्स मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूँ, डेल्टा पी इज 2t by r फॉर अ ड्रॉप, 4t by r फॉर अ बबल, बट आई वांट यू टू नो कि ये आया कहाँ से, हाउ डू यू गेट टू दिस थिंग। तो द थिंग इज, अगर r से डेल्टा r मतलब रेडियस बढ़ाना है, अपने आप होगा क्या? अपने आप कुछ नहीं होता, तो यू हैव टू डू वर्क हियर। सो वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल और द वॉल्यूम, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है मतलब एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टी डी ए। तो दिस इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दिस इज इक्वल टू टी फाइनल एरिया इज 4 पाई r2, बट r2 इज r प्लस डेल्टा r, क्योंकि इनिशियल r1 क्या था, r, फिर रेडियस बढ़ गया तो r2 क्या हो गया, r प्लस डेल्टा r, तो 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर, राइट। सो डेल्टा w इज इक्वल टू 4 पाई t, r2 इज नथिंग बट r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा आपका dw इक्वल टू, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समटाइम्स यू मे नीड इंटरमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट, अदरवाइज थ्योरी हमको ज्यादा देखना नहीं है। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट, गुड। तो ये और ये तो हो गया कैंसिल। ओके, तो आपको मिल जाएगा dw इज इक्वल टू 4 पाई t 2 r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर
बट डेल्टा आर इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर इज स्मॉलर, तो कैन बी निग्लेक्टेड, हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे डेल्टा आर स्क्वायर को, करेक्ट। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे dw इज इक्वल टू 8 पाई टी आर डेल्टा आर, राइट। क्लियर यहाँ तक? वी विल सी अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया तो हम देखेंगे बाद में, बट फॉर द टाइम बीइंग इट लुक्स करेक्ट, ओके। देन but you also know what is work done, force into displacement, right? So work done is also force into displacement, displacement कितना हुआ, डेल्टा आर हुआ। this force is df, df मतलब difference in force, मतलब extra force, तो इसको excess force बोलते हो। excess force, by the way, do you know force is pressure into area? Yes, because pressure is force upon area, तो df by a is dp, मतलब df is adp, तो excess pressure force is nothing but area into excess pressure into delta r, करेक्ट। ये a कौन सा, ये a 4 पाई r स्क्वायर इनिशियल जो एरिया था वो, dp इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, तो फिर आप इसको इक्वेट करोगे, फिर आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, dp डेल्टा आर इक्वल टू 8 पाई टी आर डेल्टा आर, गया गया 2 1, ये एक गया, तो एक्सेस प्रेशर is 2t by r, where r is radius of the drop, नहीं एक r कैंसिल किया है इसलिए, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर, लेकिन एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, लेकिन ज्यादा प्रेशर कहाँ है, इनसाइड, क्योंकि ड्रॉप के अंदर से बाहर देखोगे तो कॉन्केव है ना, बिकॉज ड्रॉप में जब देखोगे आप तो यहाँ पे दिस साइड इज कॉन्केव और बाहर इज कॉन्वेक्स, तो डीपी क्या लिखोगे यहाँ पे, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तो ऐसा आता है ये फॉर्मूला फॉर अ ड्रॉप, फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। तो याद रखना दिस इज फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड नॉट बबल। अगर आपको बबल के लिए करना है तो फॉर बबल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फॉर बबल क्या होता है, फॉर बबल देयर आर टू फ्री सरफेसेस, तो टू फ्री सरफेसेस का मतलब क्या होगा, dp विल बी 4t by r, है ना। तो फॉर अ बबल एक्सेस प्रेशर dp या डेल्टा p will be inside minus outside pressure will be 4t by r, right। तो दिस इज लैप्लास लॉ। अब हम ऐसा करेंगे, हम बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर, ओके। तो सबसे पहले इफ आई टेक प्लेन सरफेस, तो एक्सेस प्रेशर इन डिफरेंट केसेस, उसमें से केस नंबर 1, if you have a plane surface, if you have a plane surface, there's a liquid, in this case excess pressure is 0, right, it is 0, क्यों, there is no pressure difference, alright, दोनों साइड पे सेम प्रेशर होगा इसलिए bp is 0, just a minute, then if you have a concave surface, अभी मैंने बताया आपको, अगर ये ऐसा कॉन्केव है तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ पी आउटसाइड और यहाँ पे लिक्विड है तो दिस इज पी इनसाइड, तो आप लिख सकते हो dp इज इक्वल टू 2t बाय r, क्योंकि इनसाइड लिक्विड है मतलब एक ही सरफेस फ्री है इसलिए 2t बाय r,
और इट इज प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड, राइट? तो बुक्स में सिर्फ डीपी लिख के रखा हुआ है या डेल्टा पी, आई एम टेलिंग यू आउटसाइड इज इन माइनस इनसाइड इज टू टी बाई आर, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव कॉन्वेक्स सरफेस. देखो जब मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलता हूँ तो क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कॉनकेव दिख रहा है, नीचे से देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स दिख रहा है. तो नॉर्मली हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की तरफ होता है, अपर कॉनकेव बोलते हैं इसको. हम ऊपर से देखेंगे ना, कि लिक्विड के अंदर से आगे देखेंगे हम नॉर्मली. सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी लुक फ्रॉम आउटसाइड. सो I may have this kind of surface I'm looking from up. I may have this, and this is inside pressure, this is outside pressure. Okay, so in this case dp will be 2t by r. Again in this case pressure inside minus pressure outside will be 2t by r, because inside is concave and outside is convex. ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये पे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त गलती होती है. इफ यू राइट पी ओ माइनस पी आई गए, you have to be careful here. You cannot afford to make a mess here. Then now I can also have another case in which I have bubble in the air. So third case, we have a bubble in air. So bubble in air, this is a bubble, inside pressure outside pressure, dp is equal to p inside minus p outside is equal to how much, 4t by r, because bubble है, bubble के दो free surface है. Then you may have of course drop in air. आपके पास एक केस ड्रॉप इन एयर का भी हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी देखा है, बट स्टिल. So drop in air, you have a liquid drop and liquid drop is filled from inside, p outside, p inside, तो p inside minus p outside, that is dp, that is 2t by r. और एक केस हो सकता है that is bubble in a liquid. तो हमारे पास अब बबल है पर लिक्विड में, जैसे ये नॉर्मल केस है, दूध गर्म करते वक्त, पानी गर्म करते वक्त, नहाते वक्त हमेशा बबल इनसाइड लिक्विड आप देखते होंगे. तो इफ यू हैव, लेट्स से वी हैव अ चेंबर कंटेनर विच कंटेन सम लिक्विड, और उस लिक्विड में बबल है एट पी आई और पी ओ, तो इस केस में क्या आएगा? नहीं, it's one free surface, only inside is free, outside is liquid. So 2t by r, right? Good. So inside ही ज्यादा होगा ना, always towards concave ज्यादा होता है. The thing, नहीं, you are right what you are saying कि बाहर डेंसिटी ज्यादा है, this is what you are trying to say. मैंने ऐसा कब बोला कि बबल जो है वाटर का ही होगा? Bubble can be of any other liquid which has greater density than outside liquid. Bubble बना है, इसका मतलब फॉर श्योर इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? अगर इनसाइड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा एज शी सेड, तो यू कैन नॉट हैव अ बबल. तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आउटसाइड जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कम है, और जो बबल बना है उसका डेंसिटी ज्यादा है, बबल का सरफेस का, राइट? तो अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो मैंने लिखा है बबल इन लिक्विड, हम सरफेस की बात कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, बकेट ऑफ वाटर, व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, तो बबल नीचे बना. सो बबल इन अ लिक्विड एट डेप्थ h, at depth h. So in this case, again dp, that is p inside bubble minus p outside bubble, is equal to 2t by r. But ये जो इसके ऊपर लिक्विड का कॉलम है, आपको पता है इसके ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है ऑफ हाइट h, it will exert extra pressure. And how, what is the formula of pressure at a point at depth h below the surface? H rho g. तो प्लस h
rho g, right? Then इतना sufficient है वैसे, because other cases I don't really think they are of any use to you, but I'll just take it. So cylindrical liquid surface, I'll just take it, cylindrical liquid surface. So instead of having a bubble, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक cylindrical liquid surface है. इस केस में dp, that is extra pressure or excess pressure, is just T by R. कैसे आया? I won't go into derivation, बस ऐसा है. You have to know this formula. Okay, we don't want to derive it here. Then you may have a liquid surface of unequal radii, liquid surface of unequal radii. मतलब जैसे आप ड्रॉप देख रहे हो, तो ड्रॉप का अगर मैंने दो सेक्शन किए तो दोनों साइड्स पे रेडियस इक्वल होता है ना? बट इफ आई हैव अ लिक्विड सरफेस जिसका एक साइड पे रेडियस ज्यादा है, दूसरे साइड पे रेडियस कम है, ऐसा भी हो सकता है. So you may have radius r1 and you may have radius r2. So in this case, what will happen is we have unequal radii r1 and r2. So in this case, it is simple. Delta p, of course, वापस से inside pressure outside से ज्यादा होने वाला है. Yes, so you will have 2t नहीं. In this case, you will have t 1 by r1 plus 1 by r2. क्योंकि 1 by r1 और 1 by r2 एडिशन होने के बाद 2 आता है. जब आप 2t by r लिखते हो तो ये तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ना. अभी हाफ पार्ट का कंट्रीब्यूशन t by r1 आएगा और ऊपर के हाफ का t by r2 आएगा. तो दैट इज व्हाई इट इज t 1 by r1 plus 1 by r2. ओके. हाँ, अगर आप इसको बबल जैसा कंसिडर करते हो, like so in this case you have a liquid surface, मतलब inside is filled, it means कि ये जो है ये completely अंदर से filled है, मतलब एक ही free surface है. but if it is like a hollow तो फिर 2t 1 by r1 plus 1 by r2. so that case I am not going to put it down here because sufficient for you to know. Okay, so this much is sufficient from Laplace law and difference in pressure. What else do we need is to solve numericals. To solve numericals of NEET, you will need to know the concept of angle of contact, shape of a liquid drop, capillarity. ये तीन चीजें और पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले we should know what is angle of contact. देखो क्या होता है, in some cases let us say this is a glass. मतलब मैं यहाँ पे सिलिका की बात कर रहा हूँ. सिलिका मतलब कांच का ग्लास. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टील और समथिंग लाइक दिस हियर. दिस इज अ ग्लास, सिलिकेट. ओके, या सो अगर मैं इसमें पानी भर देता हूँ या फिर मैं इसमें केरोसिन भर देता हूँ, और मैंने ऐसे वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर विद इम्प्योरिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर नाउ. प्योर वाटर का केस थोड़ा अलग होता है. सो इन दिस केस व्हाट यू विल सी इज the liquid surface will be concave, right? Okay, so if I draw tangent to this curved surface at the point of contact, क्योंकि tangent हमेशा point of contact पे draw करना है आपको, ये याद रखना. So you have to draw tangent at the point of contact, मतलब यहां से या फिर दूसरे end से. The angle made by this tangent with respect to the solid surface inside the liquid, मतलब मैं बोल रहा हूं
what is the angle between this tangent and the solid surface inside the liquid, क्योंकि फिर ऐसा भी ले सकता था मैं, हाँ तो इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए हमेशा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, it means if theta, what is theta here, acute or obtuse? Acute. So if theta is acute, that means this type of liquid wets a solid. ओके इसलिए आप होली के टाइम पे गुब्बारे में पानी भर के मारते हो, मर्क्यूरी नहीं मारते। मर्क्यूरी कितना भी डाल दोगे इट विल नॉट स्टिक, it will just fall down, right? So when angle of contact is less than 90, such type of liquids wets the solid. Okay, then you may have, because I am lazy तो मैं copy करने वाला हूँ, right? So you may also have, oops, yeah, here you may also have another type of liquid which does not wet a solid like mercury, उस केस में अपर कॉन्वेक्स बनता है, and again you draw tangent at the point of contact, so this is the tangent to the point of contact and this is the direction of surface tension, by the way। ये जो tangent draw किया है मैंने कल भी बताया था जब हम लोग, yes it is always a tangential force, right? तो ये जो angle of contact आपका बनेगा here, this is obtuse, which means it does not wet a solid। Okay, so you may have one more thing, zero angle of contact, 90 degree angle of contact, वो बाद में देखेंगे हम, that is the idea, this is angle of contact। अब ये important क्यों है, ये important इसके लिए है क्योंकि किसी भी लिक्विड ड्रॉप का शेप जब आपने उस लिक्विड ड्रॉप को एटमॉस्फेयर में रख दिया तब, या फिर आपने उस लिक्विड ड्रॉप को एक स्मॉल ट्यूब विच इज ओपन ऑन बोथ साइड में रख दिया तब, डिसाइडेड बाय एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल दिवाली में आप वत बनाते हो ना, वात, राइट, और उसको आपने ऑयल में रखा है, नीचे नीचे ऑयल है ऊपर नहीं, बट स्टिल ऑयल कम्स अप, इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन एंड बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। मर्क्यूरी में डाल डाल के देखो, मर्क्यूरी नेवर कम्स अप। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू गो लिटिल बिट इनटू डिटेल्स, ये ऐसा क्यों होता है, why angle of contact is acute or obtuse, it depends on cohesive and adhesive force। so I'll go little bit into detail and then we will just move ahead। so let's say this is a solid surface, ये ग्लास का एक साइड है, थोड़ा मैं जूम करके बता रहा हूँ, ग्लास का एक साइड है, देन हमारे पास ये वाटर है जिसका एक साइड ही बता रहा हूं मैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसिडर विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा, एडेसिव फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल because of the glass, gravity is neglected here। okay, then another force is cohesive, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के आजू बाजू में लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी है, तो कोहेसिव जो है इट इज समवेयर हियर। ओके राइट, तो इन दिस केस होता क्या है, होता ऐसा है कि कोहेसिव फोर्स इज लेस कंपेयर टू एडेसिव फोर्स, तो रिजल्टेंट जाता है इनसाइड द सॉलिड। so because cohesive force is less than adhesive force, this is adhesive force, here you have cohesive force, this is resultant R। so since cohesive force is less than adhesive force, therefore resultant is inside solid।
अभी जहां रिजल्टेंट फोर्स होगा मॉलिक्यूल वहीं चिपक के रहेगा, इसलिए इन दिस केस द मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे क्रीप अप, वो ऊपर रह जाते हैं, बाकी के नीचे आ जाते हैं, करेक्ट। तो अगले क्या इस केस में ऑप्टिक्स में उल्टा होगा, मैं डिस्कस नहीं करने वाला। उसमें रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, inside the liquid. Very good. So because in that case cohesive is greater than adhesive, right? Then what else we may need is we may need a equation, क्योंकि mathematical equation लग सकता है हमको, that describes shape of a liquid drop. तो we may need a equation which may describe shape of a liquid drop. मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, because what can happen is हमारे पास एक टेबल टॉप है, just a surface, any kind of surface, and if I put water here or if I put mercury here, you may get two different shapes. एक तो ऐसा ड्रॉप बन सकता है, एक तो ऐसा ड्रॉप बन सकता है, डिपेंड्स, राइट। तो ये जो शेप है ये कौन डिसाइड करेगा, फोर्सेस डिसाइड करेंगे। तो आई विल जस्ट टेक वन केस एंड अदर यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो हमारे पास एक ड्रॉप है लिक्विड का which is making ellipsoidal shape, it is kept on the surface, it is making ellipsoidal shape। मान लो इलिप्स है ये, माय ड्राइंग इज पैथेटिक आई नो इट, बट ठीक है, अब जो है वो है, राइट। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन, ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज मिसअंडरस्टूड। तो नॉर्मली क्या होता है, वो बोलते हैं कि लिक्विड है तो ही सरफेस टेंशन है। इट इज फॉर एनी फ्लूइड, एंड इफ यू नो liquid and gases both can flow, they are fluids, so it is applicable to also air, है ना। तो यहाँ पे तीन अलग अलग मटेरियल आ गए, कौन से तीन अलग अलग, यहाँ हो गया सॉलिड, इसके अंदर हो गया लिक्विड, और यहाँ आ गया एयर या फिर गैस। मतलब हियर यू विल हैव टू कंसीडर थ्री सरफेस टेंशन। कौन कौन सा, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड एयर, एयर सॉलिड, okay। So you will have three different vectors which will be describing forces here। तो एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे, मैं ले लेता हूं मतलब वो वहीं आएगा, इसलिए ये यहीं आएगा, one is over here, other will be, क्योंकि it is always along tangent, तो ये tangent line है ना। दूसरा आएगा यहाँ पे, तीसरा जाएगा between solid and liquid over here, right। तो वन बाय वन नाम दे देते हैं, नामकरण करना जरूरी है इसका। दिस इज टेंशन T बिटवीन लिक्विड एंड एयर। देखो लिक्विड का शेप था एलिप्स। कंफ्यूजन क्यों होता है, कंफ्यूजन इसके लिए होता है क्योंकि ये टेबल टॉप दिखाते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब टेबल नहीं है, लिक्विड और एयर है, तो इट विल बी अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, राइट। दूसरा आएगा कंपोनेंट, दूसरा आएगा किस किस में आएगा, सॉलिड एंड एयर, दिस इज T सॉलिड एंड एयर, राइट। और तीसरा दिस इज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। मैंने बताया था ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे है, यहां पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, करेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, P। टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड निकालना है, राइट। तो किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉलिड और लिक्विड का, कहां पे है, P पे है। वहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कहां करता हूं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अंदर तो फ्री नहीं है ना, बाहर फ्री है, ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से मेजर करते हो, इनसाइड सॉलिड से उस टेंजेंट तक। मतलब ये हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। मैंने इसलिए बोला था थीटा ग्रेटर देन 90 है यहाँ पे,
मतलब ये मर्क्यूरी का केस है। वाटर लोगे तो वाटर के केस में ऐसा ड्रॉप बनता है, राइट? क्लियर? फिर भी हम मैथमेटिकली देख लेंगे। 3 टेंशन कहां से है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब डू यू रिमेंबर आई टॉट यू प्रोजेक्शन ऑफ one vector on other, projection of A on B? नहीं भी याद होगा तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस, बस खत्म, 180 माइनस थीटा। तो TLS, T लिक्विड सॉलिड, इसका कंपोनेंट मैं यहां पर देख सकता हूं, ये कंपोनेंट हो गया, है ना? तो आई विल जस्ट यूज समथिंग मोर कलरफुल। तो ये हो गया TLS का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ TSA, राइट? करेक्ट। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? cos ऑफ 180 माइनस थीटा। मतलब क्या आया? माइनस TLS cos थीटा। Why? Because cos of 180 minus theta is minus cos theta, right? मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक TSA है, एक माइनस TLS cos थीटा है, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में TLA है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? TSA माइनस TLS cos थीटा इक्वल टू TLA, लिख सकते हैं, राइट? मतलब we can write TLS cos theta equal to, okay, I have to take this too. I wanted to write it here because I want to make a formula. Good, right? So can I write it down like TLS cos theta वहां गया तो TSA minus TLA, right? अब cos theta is equal to TSA minus TLA upon TLS, राइट? बुक्स में T1 T2 T3 यूज किया है, मैं ऐसा क्यों यूज कर रहा हूं आपको समझेगा, राइट? कैसे याद रखता हूं? SA LA LS ना, SA सॉलिड एयर, लिक्विड एयर, नीचे सॉलिड लिक्विड, ऐसे याद रख सकते हो। टेंशन सॉलिड एयर माइनस टेंशन लिक्विड एयर अपॉन टेंशन सॉलिड लिक्विड, दोनों का एस पहला पहला अल्फाबेट उठा लेना। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका होता है, इसलिए आई डोंट गो विद T1 T2 T3 फिर सोचते बैठे T1 क्या था, सॉलिड एयर था कि लिक्विड एयर था। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक ट्रिक्स फॉर योर ओन कन्वीनियंस। क्लियर? फॉर्मूला याद रहेगा। नाउ यू कैन प्रूव, व्हाट यू कैन प्रूव इज कि whether the liquid will wet a solid or not। अगर कर रहा है सॉलिड को वेट तो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट। ओके, कैसे करोगे? इट इज इजी इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला। बताओ तो मुझे फॉर्मूला। ऐसे हाँ, गुड, राइट? केस बाय केस। पहला केस, इफ आई हैव TSA ग्रेटर देन TLA, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव, मतलब cos थीटा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में होती है। ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, सेकंड में तो नेगेटिव होगी, राइट? क्लियर? मतलब थीटा cos थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज बिटवीन 0 एंड 90। तो 0 एंड 90, मतलब दिस इज अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, राइट? हो गया प्रूव, थीटा इज एक्यूट। दूसरा, आई कैन हैव
TSA less than TLA, which implies cos theta less than 0, which means theta is is greater than 90 and less than, मतलब मर्क्यूरी का केस, राइट। तो देखो, सॉलिड एयर में टेंशन लिक्विड एयर से ज्यादा है, सॉलिड एयर में टेंशन लिक्विड एयर से कम है, राइट। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। तीसरा केस, आई मे हैव TSA इक्वल टू TLA, शून्य, जीरो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, विच मीन्स व्हाट, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर का केस, राइट। वो देखेंगे हम बाद में प्योर वाटर है कि नहीं, बट विल टॉक अबाउट इट लेटर। इट्स नॉट 90 बाय द वे। थीटा cos थीटा जीरो, यस, cos थीटा जीरो मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ओके, सो थीटा इज 90, बराबर है ना, बराबर है ना। cos थीटा जीरो, थीटा इज 90। और एक केस आ सकता है, कौन सा, TSA minus TLA, numerator equal to denominator. If numerator is equal to denominator, cos theta is 1, theta is 0 डिग्री। तो अभी 0 या 90 कौन सा प्योर वाटर का केस है हम देखेंगे आगे जाके, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस, करेक्ट। वंस यू नो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अदर थिंग्स, यू कैन टॉक अबाउट कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन। इसमें एक ही फॉर्मूला है जो हमको मल्टीपल टाइम्स रीअरेंज कर करके वही फॉर्मूला हम टेंशन के लिए यूज करेंगे, वही फॉर्मूला हम लोग हाइट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। बट द आइडिया बिहाइंड कैपिलरी और कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन इज प्रीटी सिंपल। तो आइडिया ये है कि आपके पास एक टैंकर है, यू हैव अ कंटेनर, अ बिग कंटेनर विच ऑफ कोर्स हैज सम लिक्विड। तो मैं एक ही केस लूंगा, दूसरा आप खुद करोगे। Then you have inside this capillary, and you already know what is capillary now. What is a capillary? Thin glass tube with both sides open, right? बोर बोलते हैं बेसिकली, तो दोनों साइड से ओपन होता है। एनीवेज, तो अगर मेरे पास वाटर है, वाटर है तो बुक्स में सम बुक्स हैव मेड मिस्टेक, उन्होंने बाहर ऐसा फ्लैट दिखा दिया, वैसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता। इट इज कॉनकेव, इट इज कॉनकेव, और अंदर भी कॉनकेव। थोड़ा सा मुझे इस चीज को करेक्ट तो है, बट आई हैव टू ड्रॉ लिटिल बिग कैपिलरी so that I can make you understand what is meniscus and what we are missing out. So ये ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा, और यहाँ पे थोड़ा मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ, यस, राइट। कैपिलरिटी का मतलब ये कि देयर इज राइज ऑफ लिक्विड inside the capillary compared to outside if the liquid is a type of which wets the solid, मतलब जिस केस में थीटा एक्यूट होगा। अगर आपने मर्क्यूरी टाइप ले लिया तो उसमें फॉल हो जाता है, इंस्टेड ऑफ राइज देयर इज फॉल। अब राइज है या फॉल है, आई विल टेक द केस ऑफ राइज, क्योंकि ऑफ कोर्स हाउ कम एनीथिंग गो अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज द क्वेश्चन। What is the force which is supporting this extra height? ये जो extra height h है, उसको सपोर्ट करने के लिए फोर्स चाहिए ना, अपने आप थोड़ी वो रहेगा वैसा। Where r is the radius of this capillary, right? तो what we know
इज, हमको ये पता है सरफेस टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इनसाइड एक्शन उसका ही रिएक्शन आउटसाइड, करेक्ट। इसलिए मैंने दोनों साइड दिखा दिया, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक्शन रिएक्शन बता रहा हूँ अलोंग टेंजेंट। ओके, ये है सरफेस टेंशन। बाय द वे ये भी सरफेस टेंशन है, तो वैसे इनसाइड होता है बट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए मैंने आउटसाइड दिखा दिया, डजंट मैटर, करेक्ट। अब ये जो टेंशन टी है, मैं इसके कंपोनेंट्स कर सकता हूं। एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। सो ओके, तो you have two components of this, एक यहां पे आएगा और एक ऊपर जाएगा, दोनों साइड पे, दोनों मतलब एक्चुअली 2πr पे, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसलिए, करेक्ट। नाउ इफ you have this angle as theta, this angle will be not this, but this angle will also be theta, vertically opposite। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये कंपोनेंट आ गया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये आ गया टी कॉस एंड टी कॉस, राइट। ऐसा टी कॉस टी कॉस टी कॉस कितने टाइम्स आएगा? 2πr, excellent। So you have net upward force is equal to 2πr t cos theta, right? Okay, net downward force on this extra column is mass into g of the column. So net downward force, net downward force is m into g। अब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स अगर बैलेंस होंगे तब जाके वो एक्स्ट्रा हाइट मेंटेन होगा, नहीं तो व्हाई शुड एनीथिंग गो अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, फिर आप बोल सकते हो 2πr t cos theta इक्वल टू mg। ओके, राइट। ओके, बाय द वे व्हाट इज मास is volume into density into g. What is the volume of the extra part? कैसे निकालोगे? सिलेंडर है ये, ऐसे सिलेंडर। What is volume of cylinder? Area मतलब pi r square h, h right, height। Do not confuse with surface area. Surface area is 2 pi r into h. Volume is pi r square into h. So this is nothing but pi r square h rho g। एक r पाई पाई गया, तो आप हाइट निकाल सकते हो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। इसी से आप टेंशन भी निकाल सकते हो, राइट। बट देयर इज अ करेक्शन, करेक्शन ये कि अगर आप कैपिलरी में देखोगे, मैंने इसलिए बताया था कि मैं ऐसा ले रहा हूं, मतलब ऐसा है कि मैं लिक्विड यहीं तक हाइट कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो एक्चुअल हाइट h डैश इज हाइट प्लस r/3। सो ये जो मिनिस्कस के अंदर का जो लिक्विड है, इट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस बाय 3।
तो अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि ये मिनिस्कस का अंदर का भी लेना है तो प्लस r/3 करना पड़ेगा आपको, करेक्ट? डन? तो वी आर डन विद द थियरी. We'll start doing numericals now. Okay, so first question. A wooden stick 2 meter long is floating on the surface of water. The surface tension of water is 0.07 Newton per meter. By putting soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to 0.06 Newton per meter. The net force on the stick will be, you have a wooden stick. ओके, एक साइड पे मैंने वाटर रखा है, दूसरे साइड पे मैंने सोप सॉल्यूशन बना दिया उसको, और दूसरे साइड का सरफेस टेंशन कम हो गया, राइट? इसका मतलब एक साइड पे, इस साइड पे इनसाइड सरफेस टेंशन इज ड्यू टू वाटर, और दूसरे साइड पे surface tension is due to soap solution, right? So what is the net force? This is what they are asking you. Net force on the stick will be, how do you find out net force? पहले तो ये बताओ, force due to water क्या आएगा? What is force due to water in terms of surface tension? T into L, क्योंकि एक ही साइड वाटर सॉल्यूशन वाटर के साथ कांटेक्ट में है. व्हाट इज दिस? 0.07 इंटू लेंथ इज 2, मतलब 0.14. व्हाट इज फोर्स ड्यू टू सोप सॉल्यूशन? TSS into L, 0.06 into 2, 0.12. Okay, right? Okay, good. What is net force? What is net force? क्योंकि वो बोला है ना, व्हाट इज नेट फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है. व्हाट इज नेट फोर्स? What is net force? 0.02. Okay, so force due to water minus force due to soap solution, that is net force. 0.14 minus 0.12, 0.02 Newton. ठीक है, this is correct. But then there is a high chance of confusion, क्योंकि बोलोगे कि दोनों फोर्स नीचे है तो ऐड करना चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? Why did we subtract? देखो, अगर रिड्यूस नहीं भी होता, दूसरी साइड पे पानी रहता, फिर भी तो दोनों नीचे पॉइंट करेंगे ना. बोथ सरफेस टेंशन आर डाउनवर्ड्स. एंड व्हाई net force? Yes, what is the net force here? You are telling me is subtraction of the two, but both are pointing downwards. One is water and one is soap. ठीक है ना, doesn't matter. One is upward, so it is pulling. One is upward, so one of the force due to surface tension is upward, is it? Sir, water नीचे तो net force नीचे. मैं आपको फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज राइट, फ्लोट ही हो रहा है वो. फिर हमने एक साइड पे सोप डाल दिया, सोप सोल्यूशन डाल दिया, तो सरफेस टेंशन जो है वो कम हो गया, मतलब नेट फोर्स, मतलब जो फोर्स है वो कम हो गया. तो दूसरी साइड पे मैं क्या लूंगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस, फोर्स ड्यू टू सोप सोल्यूशन और फोर्स ड्यू टू वाटर, राइट? माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने ऑप्शन दे दिया होता ऐसा 0.26 और 0.02, फिर क्या टिक करते आप? विच वन इज करेक्ट?
Which one is correct and why? But how? That's what I'm saying. That one side is upper side. Okay, so we will talk about it at later stages, but I'll tell you one thing. ऐसा हो सकता है, हाँ? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, बाद में देखेंगे हम लोग। मर्क्यूरी के लिए सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ होता है, वाटर के लिए अंदर की तरफ होता है ना? तो ऐसा हो सकता है कि सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है, द सरफेस बिकम्स कॉन्वेक्स एंड इट इज पॉइंटिंग अप। तो एक डाउन है, एक सरफेस टेंशन अप है, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट, इजंट इट? ये वाटर के लिए ऐसा नीचे की तरफ, दूसरी साइड पे ऐसा ऊपर की तरफ हो सकता है, राइट? होगा या नहीं, ये आगे देखेंगे हम। सो बाय द वे, नेट फोर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे, यू विल गेट 0.02, राइट? ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल, you have to be careful while drawing this kind of diagrams. तो I am not showing any directions, क्योंकि डायरेक्शन दिखाना इसका मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में डाल देना, मतलब फिर तो प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, मैं आपको जब थ्योरी बता था तभी मैंने बता दिया था कि वी आर एक्चुअली सॉल्विंग क्वेश्चंस। Thin metal disc of radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of water W and surface tension of water is T, then the weight of metal disc is. तो जो हमने सॉल्व किया है उसी का थोड़ा आगे का कंटिन्यूशन है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारे पास एक मेटल का डिस्क है। सो लेट मी टेक अ मेटल डिस्क, लेट्स से ये एक मेटल डिस्क है, मान लो, राइट? व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज बेंडिंग, इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस एंड बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड्स। होता है ना, अगर आप पानी की सरफेस पे एक मटेरियल सब्सटेंस डाल दोगे तो इट विल बेंड द लिक्विड सरफेस। तो मतलब क्या हो रहा है कि मान लो ये लिक्विड सरफेस ऐसा था, इसने बेंड कर दिया यहाँ पे, so इज बेंडिंग। ओके, आगे क्या बोला है, आगे आपको ये बोला है along the perimeter, along the perimeter because it is basically three dimensional, along the perimeter हर साइड से it will bend from each direction। तो वो बेंड करेगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ एक साइड, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे क्या बोला है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क। तो पहले मैं वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क बता देता हूँ, दिस इज वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क, then it makes an angle theta with the vertical edge of the disc. So this is the angle theta here, okay, correct? Then this is direction of T, surface tension, right? Correct, clear? If the disc displaces the weight of water W, do you know Archimedes principle? Exactly. If you put a substance inside a liquid, it displaces exactly the volume equal to the volume of that. Yes, correct. तो ये डिस्क भी डालोगे तो it will displace the same volume, ठीक है? And it displaces a weight W of the water. तो जैसे पानी में डाला तो पानी का जो जितना डिस्क का वेट है उतना पानी का वेट डिस्प्लेस हो गया। ओके, गुड। Surface tension is T. Then the weight of the metal disc is, you are supposed to find out weight of the metal disc. सबसे पहले what is the weight of the metal disc, कैसे find करोगे? What is weight of the metal disc?
अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम पहले, अभी अभी मैंने बताया। जैसे ये लिक्विड के कॉलम को mg को कौन बैलेंस कर रहा है? 2 पाई आर टी कॉस, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे भी फ्लोटिंग का क्या मतलब है? mg इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स, है ना? अगर फ्लोट नहीं होता, अगर बैलेंस नहीं होता तो कहाँ जाता वो सब मेटल डिस्क? अंदर, करेक्ट। हाँ, तो वेट ऑफ द मेटल डिस्क इज सपोर्टेड बाय टोटल अपवर्ड फोर्स, करेक्ट, गुड। व्हाट इज टोटल अपवर्ड फोर्स बाय द वे? अपथ्रस्ट, जिसको आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? बायोंसी, बियॉन्ड फोर्स, है ना, अपथ्रस्ट बोलते हैं इसको, प्लस फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझे यहां तक? weight of the metal disc is supported by total upward force, and total upward force comes from two different things, एक सरफेस टेंशन का फोर्स, दूसरा दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बियोंसी, है ना? किसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया, उसको उठा के फेंकना है, 100 किलोग्राम वेट नहीं कर सकते, स्विमिंग पूल में लेके जाओ, you can do it easily. Why? Water is helping you because water is giving some upward force, upthrust. तो मेटल डिस्क के लिए भी ट्रू है। तो दो अपवर्ड फोर्स है अब यहाँ पे, सरफेस टेंशन और अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना है यहाँ पे उन्होंने बोला है, इफ द डिस्क डिस्प्लेसेस अ वेट W ऑफ वाटर, मतलब अपथ्रस्ट उतना ही है जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ो क्योंकि अगले टॉपिक में है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा वो। प्लस हाउ मच इज टोटल सरफेस टेंशन फोर्स, ये क्या कंपोनेंट है? टी, टी कॉस थीटा कितनी बार? 2 पाई आर, 2 पाई आर टी है क्या? W प्लस 2 पाई आर टी कॉस थीटा, राइट? अपथ्रस्ट भूल जाते हैं यहाँ पे नॉर्मली। और दूसरा ये होता है कि जो मैंने थ्योरी में लिया था उससे कंफ्यूज कर जाते हो। उसमें क्या था? मिनिमम फोर्स दैट यू नीड टू पुल दैट डिस्क अवे फ्रॉम वाटर, वो अलग केस है, ये अलग केस है, राइट? उसमें आप फोर्स अप्लाई करने वाले हो टू पुल टेक इट आउट। फिर वहां पे क्या लिखा था आपने? व्हाट वाज टोटल? ओके, यस, बट डू यू रिमेम्बर कल का हमने टेबल बनाया था, मिनिमम फोर्स 2 पाई आर प्लस mg तो लिखा ही था, रिवीजन नहीं करके आए तो पहले करो। द थिंग इज, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड दैट वन। वो था मिनिमम फोर्स दैट यू नीड टू पुल इट अवे, ये है व्हाट इज द weight of metal disc if the metal disc floats. You may get same answer, मिल सकता है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of water, is gently pulled up with a force of 10 power minus 2 Newton. To keep the wire in equilibrium, the surface tension in Newton per meter is, कैसे करोगे? इजी है ये अब आना चाहिए। What was force to pull it up? 2TL, बराबर, खत्म। क्या पूछा है? सरफेस टेंशन F by 2L। F is 2 into 10 power minus 2, 2 into length of wire is 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 power minus 1 मीटर, गया गया 10 power minus 1, 0.1 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। एनी डाउट हियर? 10 is to minus 1. वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ना, दैट्स ओके, राइट। 2 small drops of mercury n equal to 2, each of radius r, तो r1
इक्वल टू R2 मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बोला है यहाँ पे. ओके. कोएलेस मतलब कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्जर ड्रॉप. The ratio of total surface energies before and after the change is. Total surface energy before and after the change is. So do you remember? ये एक्चुअली ओरल क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका. क्यों? डू यू रिमेंबर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला? dw इक्वल टू टी डी ए, है ना. अभी मुझे बताओ कि जब हम दो ड्रॉप को कंबाइन कर रहे हैं, लिक्विड चेंज हुआ क्या? नहीं. तो T कांस्टेंट है. यस. तो dw इज प्रोपोर्शनल टू dA, बट dA इज रेडियस. अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो. फॉर फर्स्ट ड्रॉप दिस इज T इंटू A. फिर W इज प्रोपोर्शनल टू A मतलब प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. करेक्ट. फिर आप बोल सकते हो सरफेस एनर्जी ऑफ 1/2 इट इज R1 बाय R2 का होल स्क्वायर. बट सिंस द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर आपको याद होगा V बिग इक्वल टू V स्मॉल n टाइम्स, तो फिर आप लिखते हो यहाँ पे, याद है क्या, क्या था, 4/3 पाई R2 क्यूब nR1 क्यूब. हमारे पास इंफॉर्मेशन स्मॉल ड्रॉप की है, तो मैं R1 जो है, वन सफिक्स जो है मैं स्मॉल के लिए यूज कर रहा हूं, और 2 जो है मैं वो बिग के लिए कर रहा हूं. राइट. हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है? R1 की. करेक्ट. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? R2 क्या मिलेगा? n⁻⁴ टाइम्स ऑफ R1. मतलब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, मतलब मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग? R1 अपॉन n⁻⁴ टाइम्स ऑफ R1 का, मतलब ये आ जाएगा 1/n⁻²/3. गुड. n की वैल्यू कितनी? 2. 1/2/2/3. करेक्ट. राइट. व्हाट इज दिस? है क्या ऐसा ऑप्शन? नहीं दिख रहा. फिर कहाँ गलती हो गई? समवेयर वी मेड मिस्टेक, नो? है, कहीं तो गलती कर दी ना. n1 क्यों होगा? एक ड्रॉप बनाया. नहीं, पर दो में से एक बनाया फिर भी n, और एक में से दो बनाया फिर भी n/2. Okay, so where did we go wrong? Where did we go wrong? करेक्ट है. आगे. करेक्ट है ना ये? नहीं. Is it correct or not? Isn't it? It's correct. Then what? Well, ऐसा होता है confusion because concepts you need to do very well. भी कॉन्सेप्ट पता है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो रही है, तो क्यों गड़बड़ हो रही है वो बताना चाहिए. नहीं, वी डोंट वांट टू डू स्क्वायरिंग एंड एनीथिंग, क्योंकि ऑप्शन में 1/3 1/3 ऐसा ही दिया है, तो बेसिकली हमको 2 के पावर में ही कुछ लिखना है. सो वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? Where did we do wrong? अरे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? How we will be solving if you will take so much of time?
to find a very small correction. वो तो है, लिखा है मैंने. अरे अरे अरे, दिस इज ओके. तो I don't know why there is a very small thing here. What is W1? Initial surface energy. बराबर, करेक्ट. इनिशियल सरफेस एनर्जी. इनिशियल कितने ड्रॉप थे आपके पास? एन. तो ये एन कौन लिखेगा यहाँ पे? हु विल राइट दिस एन? हो गया सॉल्व. व्हाट यू आर डूइंग इज, आप न्यूमरेटर में एक स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी लिख रहे हो, स्मॉल का, और नीचे भी एक बिग ड्रॉप का लिख रहे हो. मतलब यू आर मिसिंग आउट ऑन वन ड्रॉप. अभी देखो, n raised to 1 into n raised to minus 2 by 3. What is 1 minus 2 by 3? 1 by 3. n raised to 1 by 3. What is n? 2 raised to 1 by 3 is to 1. Right. इसलिए जब प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करते हो, यू नीड टू बी केयरफुल. पहले दो ड्रॉप थे, तो दोनों का सरफेस एनर्जी मतलब ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट. नहीं तो क्या करना, आई डोंट वांट यू टू लूज योर मार्क्स. तो एक सीधा सीधा चीज है, आपको अब नेक्स्ट टाइम से ये तो पता होना ही चाहिए. वो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ये सब पता होना चाहिए आपको. इसकी जरूरत ही नहीं थी हमको. यू शुड नो दिस. ये पता है. गुड. फिर लिखना सरफेस एनर्जी इन द फर्स्ट केस एज एन टी ए, विच इज यू ऑलरेडी नो ए, राइट. ए क्या होता है आपको पता है. तो व्हाट इज A1 आपको पता है. दिस इज 2t. A1 इज स्फीयर. स्फीयर के लिए क्या होता है? 4 pi r1 square. W2 is equal to just t because only one drop is formed, right? 4 pi r2 square. फिर आप W1 by W2 कर लोगे तो 2 times of r1 by r2 square आएगा. और यहां से पहले ही r1 by r2 को 1 upon n raised to 1 by 3 मतलब 1 upon 2 raised to 1 by 3 करके रखना. फिर सब्सटीट्यूट कर देना 2 into 1 upon 2 raised to 1 by 3 का स्क्वायर. फिर ये आएगा आपका 2 upon 2 raised to 2 by 3 मतलब 2 raised to 1 by 3. राइट. तो while doing with proportionalities n पे ध्यान दो. करेक्ट. और ये बहुत केसेस में होता है ऐसा गलती. दे डोंट इवन, बिकॉज यू नो यू हैव वेरी लेस टाइम, तो उस केस में होता है ये. राइट. समझा गलती कहाँ हो सकती है? श्योर. या. सो लेट्स गो अहेड. सो प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स. pressure inside first one is 1.01 and pressure inside second one is 1.02. The ratio between their volumes is. How do you solve this question? How do you solve this question? What was Laplace's law? Laplace law. हाँ, but is equal to what? What is delta P? Pressure inside minus pressure outside, right? But 4T by R for a soap bubble. तो देखो ऐसा है, जब उन्होंने बोला है two soap bubbles have inside pressure as 1.01 and 1.02, वे दोनों soap bubble कहाँ रखे होंगे?
एयर में, एयर का प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब आउटसाइड कितना हुआ Less. नहीं, आउटसाइड कितना हुआ 1 एटमॉस्फेयर। तो dp1 is equal to p inside minus p outside for the first case. What is p inside for the first case 1.01 minus 1 outside, so 0.01, correct. Similarly dp2 will be 1.02 minus 1 मतलब 0.02, but as you have written here, क्या लिखा है आपने dp1 will be equal to 4t by r1, तो यहाँ से आपको r1 मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सरफेस टेंशन नहीं दिया और हमको रेशियो पूछा है वैसे भी, तो आई कैन मेक शॉर्टकट्स। तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल स्क्रैप ऑल दिस। व्हाट आई विल से इज हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि चेंज मतलब डिफरेंस इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर लिख दो लिखना हो तो, लेकिन लिक्विड सेम है दोनों, टू सोप बबल्स, मतलब सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो गया बिकॉज बोथ आर सोप सॉल्यूशंस। इसका मतलब dp इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, बट व्हाट वी नो इज बट v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, क्योंकि दोनों स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब, है ना, करेक्ट। और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना, करेक्ट। तो r इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू 1/3, मतलब dp इज प्रोपोर्शनल टू, राइट, मतलब dp1 by dp2 will be equal to v2 by v1 raised to 1/3। if I do cube तो मुझे मिल जाएगा v1 by v2 is equal to dp2 by dp1 का क्यूब, but dp2 is 1.02 minus 1, और मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm से मैं पास्कल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि रेशो है, रेशो में कट हो जाता है वो। तो 1.01 माइनस 1 का ये है, सॉरी टू से क्यूब, सो दिस इज 0.02.0.01 मतलब 2/1, तो 2/1 का क्यूब मतलब 8:1, मतलब ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, ओके। तो रिमेंबर यू नीड टू नो फॉर्मूलाज वेरी वेल, और आगे जाके मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। नेक्स्ट, water rises to a height of 10 centimeter in a capillary tube and mercury falls to a depth of 3.5 centimeter in the same capillary tube। तो पहला केस है वाटर का, केस 1, दूसरा है मर्क्यूरी का, केस 2, और सेम कैपिलरी ट्यूब मतलब रेडियस इज सेम इन बोथ केस r and r, so r becomes constant। height h1 is 10 centimeter and here it is 3.5 centimeter। मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेशो बोला होगा कहीं तो। if the density of mercury is 13.6 gram per cc and its angle of contact is 135 degree and density of water is 1 gram per cc and theta for water is 0 degree, तो आ गया 0 degree is for water, okay। then the ratio of surface tension is, ये याद है क्या, h is equal to 2t cos theta upon r rho g, अभी डिराइव किया था, ओके। अगर if you are not sure I'll just make you sure, h equal to 2t cos theta upon r rho g, right। r is constant, why, because radius of the capillary is same, g is constant because they are both kept at the same location on this planet earth, so h is proportional to t cos of theta and rho, मतलब रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द टू लिक्विड्स, पहले कौन सा मेंशन किया, वाटर,
तो मतलब एच डब्ल्यू बाई एच एम पूछा है, तो ये आएगा आपका टी डब्ल्यू बाई टी एम कॉस थीटा डब्ल्यू बाई कॉस थीटा एम। और फाइनली डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिर्फ डेंसिटी के लिए इनवर्सली लिखोगे, तो यू विल बी राइटिंग रो मर्क्यूरी बाय रो वाटर। सो टी डब्ल्यू बाई टी एम है आपके पास, पूछा है, दिया है सरफेस टेंशन, बोला है कि कहीं कुछ नहीं दिया। अच्छा वो रेशो पूछा है, हाइट दिया है, ठीक है, वो रेशो पूछा है, हाइट दिया है ना, तो हाइट फॉर वाटर इज 10, दिस इज 3.5, ये तो रेशो ही पूछा है आपको, सो डजंट मैटर रियली। कॉस ऑफ जीरो, cos 0 is 1, cos of 135 is 90 plus 45, cos of 90 plus theta is minus sin theta minus sin 45, minus 1 by root 2, so this will in general become minus root 2, okay। इसका मतलब ये है कि you will be getting a negative answer, right, इसलिए height of mercury is minus, क्यों minus, it is falling, good। what is rho m by rho w, 13.6, क्योंकि rho w is just 1, okay। तो उसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा, whatever it is, जो भी मिलेगा आपको, तो सॉल्व इट। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी बोला है, तुम सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन विल बी on your part, okay। So this is how you can solve such questions। रूट 2 की वैल्यू है 1.414, वो सब सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको।